हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए फिर से एक वीडियो में लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्लास 10th का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। आप ज़रूर पढ़िए और ज़रूर इसे याद कीजिए। आपको ये सब के सब ऑब्जेक्टिव बोर्ड में ज़रूर टकराएगा, ज़रूर मिलेगा। आप अगर पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं तो आपको पढ़ाने के लिए ही ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यार दोस्तों, मैं इतना मेहनत करता हूँ तो इतना तो सपोर्ट आप लोग कीजिएगा ही, मैं जानता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। और मेरा ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों, गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में। ये देखिए, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक में, यस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी जल्दी से। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा, दूसरा क्वेश्चन, गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई? गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई? गुणसूत्र की खोज हुई है दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। ये 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज हुई है। ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, याद कर लीजिए आप। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब, अगर आप ये सब बिना पढ़े क्वेश्चन चले जाएंगे तो आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा अब एक नंबर घट जाएगा। सर बताए थे तो काश मैं मान लेता तो एक मेरा नंबर बढ़ जाता। तो ये सब याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन डी मेरा सही होगा। 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, मानव में ऑटोजोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोजोम की संख्या होती है दोस्तों 22 जोड़ी। 22 जोड़ी ऑटोजोम की संख्या होती है दोस्तों। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 22 जोड़ी ऑटोजोम की संख्या मानव में होती है। तो ये भी ऑप्शन ए मेरा सही होगा, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन हो गया मेरा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र बने हैं होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन से। आप देखिए इनमें से कौन सा डीएनए तथा प्रोटीन है? ऑप्शन ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन मेरा सी सही होगा। ये देखिए आप, बी में खाली प्रोटीन के भी होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटीन का नहीं होता है। डीएनए तथा प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए आप अगर कहीं खाली डीएनए होगा तो मत मारिएगा, या खाली प्रोटीन होगा तो मत मारिएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा डीएनए तथा प्रोटीन के दोनों से मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। तो ऑप्शन मेरा सी सही होगा, ऑप्शन सी मेरा सही होगा। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं मेरा। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये वैसे यह है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? आप अगर ये वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जरा सा भी याद होगा कि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्री में सिर्फ एक्स और एक्स पाया जाता है। और पुरुषों में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, जिससे कि एक नए संतान की उत्पत्ति होती है दोनों का मिलन होने से। यह आप चैप्टर जरूर जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए, ये मेरा ऑप्शन गुणसूत्र ए होगा। एक्स वाई मानव में, पुरुषों में गुणसूत्र एक्स और वाई पाया जाता है, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही होगा। तो अब चलते हैं हम अपना छठा क्वेश्चन में। और छठा क्वेश्चन ये है मेरा, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों? अब देख सकते हैं, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए भी ए सही होगा, क्योंकि केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। अब देख, ये ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन मेरा। सातवां क्वेश्चन ये है दोस्तों, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल किस प्रकार का फूल है दोस्तों? ये है द्विलिंगी पुष्प का फूल है। द्विलिंगी पुष्प और फूल दोनों एक ही है दोस्तों। आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक अलग नाम है पुष्प और एक फूल है।
तो आपको अलग अलग नाम जरूर है, लेकिन ये दोनों एक ही है, पुष्प और फूल एक ही है, पुष्प को ही फूल कहते हैं। तो ये उड़हुल का जो फूल है तो वो उड़हुल का फूल द्विलिंगी होते हैं। ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? आप जानते होंगे शायद, छोटा टी से, छोटा डबल टी से दर्शाया जाता है, स्मॉल टी टी, छोटा टी। ऑप्शन सी मेरा सही होगा, स्मॉल टी टी से इसे दर्शाया जाता है। देख सकते हैं ऑप्शन सी में आंसर है। तो आप देखिएगा आंसर ठीक से, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, उसी का आंसर आप ध्यान पूर्वक दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आप सही से पढ़िए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब है बोर्ड एग्जाम के। आप लोग अगर अभी भी आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप बाद में बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने जाके आप पछता सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इसे जरूर पढ़ें और याद भी रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है दोस्तों, कोशिका विज्ञान कहलाता है इसे, कोशिका विज्ञान। ये देखिए बी में मेरा आंसर है, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि कोशिका विज्ञान कहलाता है ये, पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन करना कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन ये है, कहाँ है 10वां क्वेश्चन? ये है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, बी मेरा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। मैं तो कहूँगा आप इसे रट्टा इतना मार लीजिए आप भूले ही ना, क्योंकि ये अनुवांशिकी का पिता है तो इसे तो आप याद करना है। एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है तो इसका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन मेरा ये है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए दोस्तों चुना था, मटर के पौधे को चुना था मेंडल ने। मटर का पौधा हम देखते हैं कहाँ है मेरा, ऑप्शन डी। यस, मटर का पौधा ऑप्शन डी में है दोस्तों, ऑप्शन डी मेरा सही होगा, क्योंकि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पौधे, मटर का पौधे को चुना था। और 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, जिन कहाँ पाया जाता है? जिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ आंसर, जिन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में जिन पाया जाता है, यह ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए में ही गुणसूत्र है, तो ये गुणसूत्र में ही पाया जाता है, जिन गुणसूत्र में पाया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय मेरा वीडियो देख के बर्बाद हो और आप कहे कि सर कुछ नहीं बताया आप, और खाली मेरा टाइम ऐसे मतलब बर्बाद कर दिए। तो आप अगर कुछ बताते हैं वीडियो में तो कुछ अच्छा चीज़ें बताइए कि हमें भी कुछ जानकारी मिले। तो इसीलिए मैं हर एक ऑब्जेक्टिव ढूंढ ढूंढ के अच्छा अच्छा लेता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए। तो चलते हैं हम अपना 13वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ। 13वां क्वेश्चन है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था, अपचयक था दोस्तों। ये देख सकते हैं ऑप्शन बी में है अपचयक। आप इस सब को ऑप्शन ए बी सी डी चारों को ऑप्शन पढ़िएगा, तभी उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अपचयक है तो अपचयक ये वाला तो मार देंगे आप, ठीक है कि ये वाला सही है मतलब मार देंगे। और किसी किसी क्वेश्चन में बहुत सारे होते हैं कि तीनों के तीनों होते हैं, किसी में ए और बी दोनों होते हैं और सी में लिखा होता है ए एंड बी, तो आप ए या बी दोनों में से किसी में मार देते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा फिर क्वेश्चन में टिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कौन सा मतलब ऑप्शन में क्या मेरा आंसर था। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन में तीनों के तीनों दिया हुआ रहता है तो आपका ऑप्शन डी होता है, इसीलिए। 14 क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा
जीवों का विकास कहलाता है? जीवों का विकास कहलाता है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है दोस्तों, डार्विनवाद कहलाता है। ऑप्शन ए मेरा सही होगा, डार्विनवाद। यस, जीवों का विकास आप देख सकते हैं, डार्विन का ही मतलब बताया हुआ है कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, विकास कैसे हुआ। जैसे कि बताया जा रहा है कि बंदर से आप हम सब इंसान इंसान में तब्दील हुए हैं, तो इसीलिए ये डार्विन का ही सिद्धांत है, तो इसीलिए डार्विनवाद मतलब कहा जाता है। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं, और 15वां क्वेश्चन ये है मेरा, ये बहुत लंबी क्वेश्चन है दोस्तों, आप घबराइएगा मत। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों अनुवांशिकी कहलाता है। यस, अनुवांशिकी कहाँ है दोस्तों, मेरा ऑप्शन देख सकते हैं डी। डी आंसर मेरा सही होगा, अनुवांशिकी कहा जाता है इसे। जीव विज्ञान मतलब वह शाखा जिसमें विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। ऑप्शन डी मेरा सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो में 15 गो ही क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सबको बता दिया जाए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी बहुत करीब आने वाला है। आप अभी अभी के टाइम में तो चैप्टर बाई चैप्टर आप पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए शॉर्टकट में अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाए। मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से, और मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए। अगर देख लिए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, इतना तो हम जानते ही हैं, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो चलिए, इस आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।